नमस्कार। प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस लेकर हाजिर हूं मैं अपूर्वा सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज की बड़ी बहस होगी यूपी के मदरसों में एंटी टेरर एक्शन की। दिल्ली धमाके के बाद शुरू हुई सुरक्षा एजेंसियों की जांच की रडार पर अब यूपी के मदरसे भी आ गए हैं। टेरर ऑपरेशन में अल फलाह जैसी यूनिवर्सिटी का नाम सामने आने के बाद यूपी के मदरसों पर योगी का हंटर चलना शुरू हो गया है। दिल्ली में हाल ही में हुए धमाके के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां सतर्क मोड में आ गई हैं। केंद्रीय एजेंसियों के साथ राज्य स्तरीय टीमों को भी निर्देश मिला है कि धार्मिक और शैक्षणिक संस्थानों में आने जाने वालों की पहचान की जाए, क्रॉस चेकिंग मजबूत की जाए। सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना रखने के उद्देश्य से योगी सरकार ने अब एक नया प्रोटोकॉल लागू किया है। इसके तहत प्रदेश के मदरसों में पढ़ाने वाले मौलाना और सभी छात्रों का पूरा ब्यौरा एटीएस को सौंपना होगा। यह कदम ऐसे समय में आया है जब हाल ही में देश की राजधानी दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद कई राज्यों की सुरक्षा एजेंसियां अपने अपने स्तर पर जांच का दायरा बढ़ा रही हैं। नए आदेश के अनुसार प्रदेश के हर मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त मदरसे को अपने यहां काम करने वाले और सभी शिक्षकों और धार्मिक प्रशिक्षकों की व्यक्तिगत पृष्ठभूमि, मोबाइल नंबर, स्थायी पता, आधार कार्ड और अन्य पहचान संबंधी कागजात एटीएस कार्यालय को देने होंगे। लेकिन इस आदेश से भाईजान की टेंशन बढ़ गई है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी एटीएस की जांच का विरोध कर रहे हैं, मदरसों की जांच कराने से इनकार कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि अलग मदरसों में कुछ गलत नहीं हो रहा है, कोई देश विरोधी गतिविधि नहीं है, तो फिर जांच होने में दिक्कत क्या है? जब कुछ गलत ही नहीं है तो मदरसों की जानकारी देने का विरोध क्यों हो रहा है? आखिर क्यों सरकारी आदेशों के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है? आज इन्हीं सवालों के साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान आपको सुनाते हैं। जितने मदरसे हैं, मदरसे पे तत्काल बुलडोजर चलाना चाहिए। पूरे मदरसे पे तत्काल आप बुलडोजर चलाइए, नंबर 1। नंबर 2, सभी मस्जिदों में सीसीटीवी लगाइए। क्या शिक्षा दी जाती है, मंदिर में भी लगा दीजिए, मदरसे में भी लगा दीजिए। आपको पता चल जाएगा दूध का दूध, पानी का पानी। प्रत्यक्ष क्या शिक्षा दी जाती है आपके सामने आ जाए। या तो फिर तत्काल मदरसों में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाज शास्त्र की पठन पाठन हो, तभी जाकर बच पाएंगे। उत्तर प्रदेश की सुरक्षा सर्वोपरि है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की सुरक्षा के लिए हमारे यहाँ की जो फोर्सेस हैं उनको खुली छूट दी है कि वह किसी भी शिक्षण संस्था की किसी की भी जांच कर सकते हैं। जब से दिल्ली ब्लास्ट हुआ है उसके बाद से कई संस्थाएं और कई स्थान जो है चिन्हित किए गए हैं जहां से सवाल जवाब किया जा रहा है। गंभीर मामला है कि उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी तरह के अतिवादी संगठन या आतंकवादी संगठन के पांव नहीं जमने चाहिए। इसलिए उत्तर प्रदेश की फोर्सेस तमाम विषयों पर जांच कर रही है। एजुकेशन का क्रिमिनल से कोई लेना देना नहीं। ये दोनों समंदर के दोनों अलग किनारे हैं और ये दोनों किनारे एक साथ में जमा नहीं हो सकते। इसलिए किसी भी सूरत से मदारिस से इस्लामिया के जिम्मेदारान एटीएस से जांच नहीं कराएंगे। अभी पिछले सालों 3 बार जांच हो चुकी है मदरसों की, अल्पसंख्यक विभाग से की गई, हमने उसका स्वागत किया और आज भी अगर अल्पसंख्यक विभाग से जांच की जाएगी उसका हम स्वागत करेंगे। तमाम मदरसे के लोग जांच कराने के लिए तैयार हैं, मगर एटीएस के द्वारा कराई जा रही जांच का हम विरोध करते हैं। तो प्रतिक्रियाएं आपने सुनी। अब कुछ सवाल हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद एक्शन, मौलानाओं की टेंशन, मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे, मौलवी, मैनेजमेंट कौन? मदरसों में एटीएस की जांच, मौलाना को क्यों नहीं बर्दाश्त? कच्चा चिट्ठा तैयार, मौलाना क्यों परेशान? मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे, मौलवी, मैनेजमेंट कौन संभाल रहा है? मदरसों की फंडिंग कैसे हो रही है? सरकारी और गैर सरकारी मदरसे दोनों के लिए यह आदेश दिए गए हैं। तो मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे, जो मौलवी वहां पर पढ़ा रहे हैं, जो मैनेजमेंट है, उस सबकी जानकारी एटीएस को देने की बात यहां पर कही गई है। मदरसों का कच्चा चिट्ठा तैयार, मौलाना क्यों परेशान? तो आज इसी पर यह सवाल होगा हमारा और जवाब भी हम यहां पर तलाशेंगे अपने मेहमानों के जरिए।
तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक एक करके मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। डॉक्टर मोहित शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिंदू धर्मगुरु के तौर पर। मोहित शुक्ला जी बहुत स्वागत आपका। यश भारती जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। यश भारती जी आपका भी बहुत स्वागत। जावेद अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर। जावेद अहमद साहब आपका भी बहुत स्वागत। और मनोज उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता है बीजेपी पार्टी से। मनोज जी आपका भी बहुत स्वागत। मेहमानों का रुख करेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पर कुछ सवाल मेरे सहयोगी केएन पांडे से, जो इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। केएन पांडे, किस तरह का रिएक्शन नजर आ रहा है जब से ये आदेश सरकार की तरफ से दिया गया है, राज्य सरकार की तरफ से दिया गया है कि चाहे सरकारी मदरसे हो या फिर गैर सरकारी मदरसे हो, उनका पूरा कच्चा चिट्ठा एटीएस को सौंपना होगा, पूरी रिपोर्ट एटीएस को देनी होगी। किस तरह के रिएक्शन और किस तरह का विरोध इस वक्त आपको नजर आ रहा है? अब मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक के जो मदरसे रहे हैं वो अति संवेदनशील की श्रेणी में जो रहे हैं वो तराई क्षेत्र के रहे हैं। चाहे जो हमारे नेपाल के सीमा से जुड़ते हुए हैं, चाहे वो लखीमपुर खीरी रहा हो, पीलीभीत रहा हो, बलरामपुर रहा हो, बहराइच रहा हो या फिर महाराजगंज रहा हो। लेकिन पहला ऐसा मौका है कि जब ये बुंदेलखंड से ताल्लुक़ रखने वाले 8 जिलों के मदरसों को एक तरीके से एटीएस ने अपने सर्विलांस पे लिया है, और वहाँ के जो अल्पसंख्यक अधिकारी हैं उनको एटीएस ने अपनी तरफ से, यानी लोकल यूनिट ने वो ये लेटर जारी किया है। तो जाहिर सी बात है कोई न कोई इनपुट ज़रूर मिला होगा, इसकी वजह से वहाँ पे ये लेटर जारी किए गए हैं। और इसी वजह से शायद कुछ लोग इसका जो है एक तरीके से भाजपा एक तरीके से जहाँ देखा जाए तो इसका एक तरीके से स्वागत कर रही है। वहीं मौलाना साहबुद्दीन बरेलवी जो रजवी हैं वो उन्होंने एक तरीके से इसका विरोध किया। उनका साफ तौर पे कहना है कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की तरफ से अगर कोई लेटर आता तो हम उसका स्वागत करते, लेकिन ये लेटर जो जारी हुआ वो एटीएस की तरफ से जारी हुआ है। एटीएस का एक तरीके से अल्पसंख्यक विभाग से या शिक्षण संस्थाओं से कोई लेना देना नहीं है, लिहाजा वो इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बात की जाए अगर एटीएस की, तो एटीएस को जरूर जो है लाल किला के ब्लास्ट के बाद से कोई इनपुट जरूर मिला होगा कि उन्होंने डेडिकेटेड 8 जिलों के सैकड़ों मदरसों के लिए जो लेटर लिखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कोई इनपुट जरूर मिला रहा होगा। बिल्कुल। केएन पांडे जी, एक चीज यहाँ पर मैं आपसे समझना चाहूंगी बहुत सिंपल और स्पष्ट शब्दों में। ये जो आदेश दिया गया है ये एटीएस की तरफ से दिया गया है, फिर इसे राजनीतिक तौर पर क्यों देखा जा रहा है और इसका विरोध राजनीतिक तौर पर क्यों हो रहा है? जैसा कि आप जानकारी भी दे रहे हैं कि एटीएस को जरूर कोई इनपुट मिला है, तभी एटीएस ने इतना बड़ा कदम उठाया है। और यहां पर मदरसों की बात हो रही है, चाहे वो सरकारी हो या फिर गैर सरकारी हो। फिर ऐसे में इसका विरोध राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में क्यों किया जा रहा है और उस दृष्टि से क्यों देखा जा रहा है? देखिए, जाहिर सी बात है कि इसका राजनीतिक उपयोग जो है पक्ष विपक्ष दोनों करता है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो सरकार का या एटीएस का बहुत ही एक तरीके से बहुत ही निर्णायक कदम कहा जा सकता है कि आखिर कोई न कोई इनपुट जरूर मिला होगा एटीएस को कि आखिर उन्होंने डेडिकेटेड 8 जिलों के, वो हमीरपुर हो, बांदा हो, चित्रकूट हो, प्रयागराज हो, फतेहपुर हो या शामली हो, इन्हीं जिलों को आखिर लेटर क्यों लिखा है, वो भी एटीएस की लोकल यूनिट ने लिखा है। ये यहाँ लखनऊ से नहीं जारी हुआ ये लेटर, या शासन के स्तर से नहीं जारी हुआ, ना ही अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से जारी हुआ ये लेटर। अगर अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से जारी हुआ वाला लेटर तो ये पूरे प्रदेश के सभी जिलों के लिए लागू होता, लेकिन ये डेडिकेटेड 8 जिलों के और सैकड़ों की संख्या में जो मदरसे हैं उनके लिए जारी हुआ। जाहिर सी बात है कि एटीएस को जरूर कोई न कोई इनपुट मिला होगा। जो दिल्ली में बम ब्लास्ट जो हुआ था लाल किले के पास, तो जरूर कुछ ना कुछ इनपुट मिलने के बाद ही ऐसा कदम उठाया गया। अभी तक मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि अभी तक अति संवेदनशील जो इलाके थे वो तराई के बेल्ट रहे हैं, जो हमारे नेपाल से जुड़ती हुई सीमा से जुड़ते हुए बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती और ये पीलीभीत का इलाका है या महाराजगंज के इलाके हैं, यहाँ पे सतर्कता ज़्यादा बरती जाती थी। लेकिन कोई न कोई जरूर इनपुट मिला होगा, तभी एटीएस ने ये कदम उठाया है। वो भी एटीएस के मुख्यालय से ये लेटर नहीं जारी हुआ है, एटीएस की लोकल यूनिट ने जिलों के लिए लेटर जारी किया। उसमें किसी और इनपुट की बात नहीं की गई। जाहिर सी बात उनमें ये कहा गया कि ऐसा आवश्यकता महसूस हुई है, इसलिए ये जो है लेटर जारी किया गया, इसलिए ये जो आवश्यकता महसूस की इसलिए इनपुट मांगा गया और तत्काल प्रभाव से ये इनपुट जो है अल्पसंख्यक अधिकारियों को मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं। और उसमें वो अल्पसंख्यक विभाग के लोग जो है वो जुट भी गए और उन्होंने इनपुट जुटाना भी शुरू कर दिया है। और ये उसमें जो है जो इनपुट जुटाए जा रहे हैं उसमें जो वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके बिल्कुल केएन पांडे जी, एक छोटा सा सवाल और यहाँ पर, उसके बाद मैं सीधे प्रवक्ताओं का रुख करूंगी। क्योंकि देखिए बार बार ये कहा जा रहा है कि आखिर मदरसों के खिलाफ इस तरह
की कार्रवाई क्यों हो रही है, या फिर उनसे इस तरह के रिकॉर्ड क्यों मांगे जा रहे हैं, जबकि यहां पर संवेदनशील धार्मिक और शैक्षणिक संस्थानों का डेटा अपडेट करने का आदेश है। यानी यहां पर बात सिर्फ मदरसों की नहीं हो रही है, बल्कि जो संवेदनशील धार्मिक और शैक्षणिक संस्थान है, इसमें स्कूल भी है, इसमें हॉस्टल भी है, एनजीओ भी है और अन्य संसाधन भी है। जी, जाहिर सी बात है कि क्योंकि ये इसका विरोध करने वाले कुछ विशेष तबके के लोग हैं और विशेष पार्टी के लोग हैं, इसलिए ऐसा राजनीतिक इसका फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। वहीं जैसा कि भाजपा प्रवक्ता ने भी साफ तौर पे कहा कि सरकार जो है उत्तर प्रदेश के रहने वाले आवाम की सुरक्षा को लेकर के सिर्फ संकल्पित है, उसी के लिहाज से ये कदम उठाया जा रहा है। इसमें किसी को विरोध करने की कोई जरूरत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हर आदमी की सुरक्षा को लेकर के सरकार ने ये कदम उठाया है। तो जाहिर सी बात है इसका राजनीतिक फायदा उठाने की किसी को जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी जो है लोग अपने चश्मे से इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा इसका विरोध भी किया जा रहा है। वहीं जो अल्पसंख्यक के समुदाय के लोग हैं, उन्होंने, उसके जो मौलाना है, उन्होंने भी इसका विरोध किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ अभी अधिकारियों से जो है जो इनपुट मिला, उनका साफ तौर पर कि जो मौलानाओं से बात की गई, जो वहाँ पे मौलवी वगैरह जो पढ़ाते हैं, उन्होंने भी इसका स्वागत किया है। कुछ खास तौर पे इनका विरोध नहीं किया है। जाहिर सी बात है उन्होंने एक तरीके से इसका रूटीन बताया है कि इस तरह के इनपुट मांगे जाते रहे, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ कि जब एटीएस की तरफ से ये इनपुट मांगा गया है, तभी कुछ थोड़ा शंका लोगों को बनी हुई है। बिल्कुल, प्रशासनिक तौर पर रिकॉर्ड मांगना और एटीएस की ओर से यहां पर रिकॉर्ड मांगना, इसका सीधा मतलब यही होता है कि देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये अहम सवाल है। बहुत शुक्रिया किरण पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरे विषय पर जानकारी और अपडेट देने के लिए। अब चलिए सीधे मेहमानों का रुख करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगी जावेद अहमद जी के साथ। जावेद अहमद जी, जब दिल्ली ब्लास्ट जैसे हमले होते हैं तो क्या जो जिम्मेदार धार्मिक संस्थान हैं उन्हें खुद आगे बढ़कर सरकार की मदद करनी चाहिए, सुरक्षा एजेंसियों की मदद करनी चाहिए और उनके जांच में क्या सहयोग नहीं करना चाहिए? म्यूट करिए। जावेद आवाज अहमद ही जी, नहीं आ रही। जी आवाज मिल रही है सर आपको मेरी? जावेद अहमद जी, हाँ ठीक है, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए सर। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे इसमें शामिल किया। देखिए, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, और अगर किसी इंटेलिजेंस को कोई इनपुट चाहिए किसी खास इलाके से, किसी मदरसे से या किसी रिलीजियस संस्थान से, तो इसमें किसी आम नागरिक या संस्थान को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, जैसा कि है भी नहीं। दूसरी अहम बात है कि 10 रोज पहले आप देखेंगे एक डीजीपी कार्यालय से लेटर जारी हुआ था कि तमाम मस्जिदों में जो लोग ठहरे हैं, जमात के लोग या तमाम इधर उधर जो भ्रमण करते हैं प्रदेश में, तो उनकी भी जांच पड़ताल लोकल पुलिस कर रही थी। गौरतलब बात यह है कि तमाम ये जो मुद्दे हैं, इससे पहले भी एटीएस ने 3 साल का एक लंबी प्रक्रिया जांच हुई है मदरसों में। ईडी ने जांच किया है, जो ज्यादातर सीमावर्ती इलाकों में जांच किया है, नेपाल से जुड़े हुए पीलीभीत या उन जिलों पे, तो ये कार्रवाई एक रूटीन होती है। लेकिन अभी जो दिल्ली में धमाका हुआ है, अगर कोई इंटेलिजेंस इनपुट है तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं है। हाँ, जरूर ये बात चर्चा में जब सियासत में आती है, तो हम चूंकि सियासी इसके कंज्यूमर हैं, तो ऐसे मुद्दों की चर्चा पर चर्चा होती है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये एक रूटीन है, और इस रूटीन प्रक्रिया में ये जांच हो रही है, और पुलिस को या इंटेलिजेंस को या हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है प्रदेश और देश की, वो अहम है, और इसके लिए मेरे ख्याल से सब तत्पर है। इसमें कोई ऐसी ऑब्जेक्शनेबल और इतराज वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल जावेद अहमद जी, चूंकि देखिए बात अब यहाँ पर अगर देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई है और यहाँ पर अगर इस तरह की कार्रवाई एटीएस कर रही है, क्योंकि अब तक इससे पहले भी कई बार रिकॉर्ड्स मांगे गए हैं, लेकिन वो प्रशासनिक तौर पर होता था, एक रूटीन चेकअप के तौर पर होता था। लेकिन जब एटीएस की इन्वॉल्वमेंट किसी मामले में होती है तो जाहिर सी बात है वहां पर मामला बड़ा हो जाता है, और ऐसे में मुझे लगता है चाहे वो पक्ष हो, विपक्ष हो, कोई भी धर्म हो, जाति हो, यहां पर अगर बात देश की सुरक्षा को लेकर हो तो एकजुट होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। मनोज उपाध्याय जी, आखिर विरोध क्यों हो रहा है और इस जांच प्रक्रिया को राजनीतिक चश्मे से क्यों देखा जा रहा है? नहीं, देखिए, जांच होना अनिवार्य है, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने का काम इस तरह की यूनिवर्सिटियां, इस तरह के जो मदरसों के लोग छिपकर या मस्जिदों में छिपकर देने का काम करते हैं, तो जांच होना अनिवार्य है। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के लिए और उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदारी के साथ उनकी जान को, उनके कोई नुकसान ना हो, इस तरह की देखने, इसमें हमने जो माननीय मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार
ये काम किया जाएगा। और जाहिर सी बात है, जब हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, तो अगर उनको इनपुट मिले या थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ना मिले, अगर हम सही हैं तो हमारी जांच में हमें सहयोग करने का पूरा अधिकार है। अगर हम सहयोग नहीं करते हैं, जाहिर सी बात है, कहीं ये कहावत है पूर्वांचल की दाल काली है या जो भी, तो इस तरह से उनकी जो है हम उस पर प्रश्न खड़े हो जाते हैं। दूसरी चीज पे मैं आता हूँ, देखिए आपत्ति किसको है? राजनीतिक मुद्दा चूंकि जनता ने नकारने का काम लगातार उत्तर प्रदेश हो या देश के जिस भी पार्टियों को किया, इनको मुद्दा चाहिए, इनको हर जगह वोट दिखाई देता है। तभी तो, क्योंकि जब इनके अंदर भारत के बेटों, भारत के सपूतों, भारत की बेटियों, भारत के आम नागरिक 140 करोड़ आबादी को ये अपना परिवार के रूप में नहीं मानते हैं। मानता कोई है तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की मानते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का एक ही कार्यकर्ता उनके लिए का हमेशा पारदर्शिता के साथ उनके हर सुख में खड़ा होने की कोशिश करता है। दूसरी चीज मैं आपको बताती हूँ, ये किसको मानते हैं? ये अपने वोट के लिए भारत के टुकड़े होंगे साथ खड़े होते हैं, वो आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेने के लिए खड़े होते हैं। आज बताइए, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो कई प्रकार के, ऑपरेशन महादेव हुआ था, कई प्रकार के प्रश्न है हमारे विपक्ष के साथियों ने राजनीति के कारण उस पर भी खड़े कर दिए। कैसे हुआ, सेना ने कहा किया, कैसे आक्रमण, 50 प्रकार के भ्रांत भ्रांत प्रकार से विद्वान आके जो है आप टीवी चैनलों पर बोलते शुद्ध दिखाई दे। आज जिस प्रकार से इसमें मैं दिल्ली घटना में देखे, मोहम्मद डॉक्टर उमर ने बताया कि किस तरह से शहादत ऑपरेशन, इसके बारे में नहीं पूछेंगे कि शहादत ऑपरेशन कैसे हो गया, क्यों हो गया, वहां क्या मिला। इनकी जुबान पे देखिए चुप्पी साधी हुई है, क्योंकि यह एक उन लोगों की चर्चा हो रही है जो आईएसआई से जो है अपने आप को मजबूत करते हैं, जहां से इनको कहा जाए इस तरह से चुप्पी बताता है कि कहीं ना कहीं उनसे लाभान्वित होते हैं। और इस नाते इनको राजनीति करने के अवसर चाहिए, और वह अवसर ये अपने देश के, अपने प्रदेश के वासियों को, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे इंडिया गठबंधन के और सहयोगी दल हो, ये लगातार उनकी खून की नदियों से खेलते हैं। ठीक। जैसा अयोध्या में कभी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने खेला था, और आज तक वो उसकी रोटी सेकते आए हैं। लेकिन अब ये भूल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। हम जांच भी करेंगे और ऐसे मदरसों को चिन्हित करके बुलडोजर भी चलाएंगे अगर ऐसा घटना सामने आता। जैसा कि देखिए, आपने देखा होगा, आपको कि कभी ऐसी यूनिवर्सिटियां सामने खाली जेएनयू का नाम आता था, लेकिन आज आप बताइए ऐसी भी यूनिवर्सिटियां आती जहां के सारे डॉक्टर जितने हैं सबके सब जो है दिल्ली ब्लास्ट में पकड़े जा रहे हैं। क्या मामला भाई, कहां से आ रहा है? तो जाहिर सी बात है, कौन ला रहा है? हम ला रहे, आप ला रहे, जो भी देश का अगर हमारे वहां द्वारा आ रहा है तो हम भी दोषी हैं, या हिंदू हो चाहे मुसलमान के इतनी का जरूरत विपक्ष को नहीं होना चाहिए। देश की सुरक्षा सर्वोपरि होना चाहिए। ठीक है मनोज जी, मैं लौटूंगी आपके पास। यश भारती जी, देखिए दिल्ली ब्लास्ट के बाद देश में सुरक्षा को लेकर चिंता काफी ज्यादा बढ़ गई है, और फिर जब ऐसे में एटीएस की तरफ से जो ये कार्रवाई की जा रही है या मदरसों के डिटेल रिकॉर्ड्स अगर मांगे जा रहे हैं, तो फिर कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, इसे राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्या लग रहा है आपको, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, तो जांच तो हर एक चीज की होनी चाहिए। और अगर एटीएस को अगर इनपुट मिल रहा है और अगर एटीएस इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है, तो फिर ये मामला छोटा तो वैसे भी नहीं हो जाता है, और राजनीति तो यहां आनी ही नहीं चाहिए। नहीं अपूर्वा जी, बिल्कुल राजनीति नहीं आना चाहिए, लेकिन जब हमारी सुरक्षा एजेंसियों को, पुलिस को ही राजनीतिक पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में इस्तेमाल किया जाए तो राजनीतिक सवाल उठेगा। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, योगी सरकार के मंत्रिमंडल का, मोदी सरकार के मंत्रिमंडल का, उनके सहयोगी अपना दल के नेता ये कहे कि मुझे एटीएस चीफ से खतरा है, तो ये राजनीति कौन कर रहा है? ये अभी तमाम उन दल को कह रहे थे जो विपक्ष हैं, लेकिन आपके जब सहयोगी दल में अस्थिरता की माहौल बना हो, घबराहट हो कि एटीएस जो टेररिस्ट के अगेंस्ट में बना हो, और उसमें आपका सहयोगी दल ये सोचता हो और ये मंच से, खुले मंच से कहता हो कि मुझे मार दिया जाएगा, मेरे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, तो कौन एटीएस को इस तरीके का माहौल दे रहा है? कौन एटीएस का गलत इस्तेमाल कर रहा है? क्यों इनके सहयोगी दल घबराहट महसूस कर रहे हैं, और वो भी एटीएस के मुखिया से? तो ये सीधे तौर पे दिखता है कि आप पुलिस को राजनीतिक पार्टी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, राजनीतिक रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं सुरक्षा एजेंसियों को, जिसकी खिलाफत हम कर रहे हैं। और अगर हमारा ये सवाल गलत है तो फिर अपना दल के सहयोगियों से पूछिए कि वो क्यों कह रहे हैं ये बात। हम कहते तो आप हमें विपक्ष का कह करके कोस देते हैं, लेकिन जब आपके अपने लोग कह रहे हैं, जिनसे आप राज्य में सरकार चला रहे हो, जिनसे आप केंद्र में सरकार चला रहे हो, मंत्री बना करके बैठे उनके सहयोगियों को, उसके सवाल का जवाब कम से कम देना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, मैं भारतीय जनता पार्टी के ना को सुन रहा था
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में प्रवक्ता तो है नहीं, तो नेताओं को भेजा जाता है। अब वो नेता किस स्तर का होता है ये मैं नहीं जानता हूं। ये आपने बुलाया या उन्होंने भेजा, ये आपका आंतरिक मामला है। जिस तरीके की वो बात कर रहे थे, सरयू नदी की बात करने लगे, श्रद्धेय मुलायम सिंह जी का नाम लेने लगे, और लेकिन ये नहीं बता पाए कि क्या हुआ, कार्रवाई किस स्तर पे होगी, क्या होगी, शैक्षणिक संस्थानों पे होगी, तो शैक्षणिक संस्थानों की गुणवत्ता में, शैक्षणिक गुणवत्ता पे कब सवाल उठेगा? जो टीचरों की कमी है, मध्याह्न भोजन में जो मिलावटें हो रही हैं, जो भ्रष्टाचार है, उस पर कब बात होगी? कानून अपना काम करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जो गैरकानूनी काम करे उस पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन सरकार के जो दायित्व है वो कौन निभाएगा? बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, बेहतर तालीम मिले, ये कौन मिलाएगा? मदरसों से नफरत कौन फैला रहा है? आप जो माहौल बना रहे हो वो ये बना रहे हो कि मदरसा में सारे गलत काम होते हैं, मदरसा का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, तामील से कोई लेना देना नहीं है। ये माहौल कौन निर्मित कर रहा है? वो निर्मित कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार निर्मित कर रही है, जो मदरसा बोर्ड का अध्यक्ष खुद नियुक्त करती है, मान्यता देने की बात खुद कर रही है। तो जब आप मान्यता दे रहे हो मदरसों को, अध्यक्ष नियुक्त आप खुद कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी में खुद अल्पसंख्यक मोर्चा है जिसमें कई मुसलमान भाई हमारे काम करते हैं, तो फिर उनसे, उनके लिए नफरत का माहौल कौन निर्माण कर रहा है? हम तो भाईचारे की बात कर रहे हैं। जो गलत कर रहा है, हमने तो ये देखा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया का एक्टिविस्ट जो पदाधिकारी था, वो आईएसआई एसआई के लिए काम करता हुआ पकड़ा गया। हमने तो प्रज्ञा ठाकुर को ये देखा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गिरफ्तार किया एक आरएसएस के स्वयंसेवक की हत्या के मामले में। अब इसमें विपक्ष का क्या लेना देना? ये तो आपकी सरकारें कार्रवाई कर रही है, आपके लोग पकड़े जा रहे हैं, आप किसको देख रहे हो? इसमें हिंदू मुसलमान क्या, जो देश का गद्दार है? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में बैठ के इनके 5वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण देश के रक्षा सौदे में दलाली करते हुए पकड़े गए, सजा पाए गए। तो हर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की बिल्कुल छानबीन होनी चाहिए जब इनके यहाँ गद्दार पकड़े जाते हैं तो, और उनकी भी होनी चाहिए, चाहे वो ईसाई हो, मुसलमान हो, जैन हो, बौद्धिस्ट हो, जो देश का गद्दार है वो गद्दार है। हम उसके समर्थन में नहीं है। ठीक है यश भारती जी, मैं लौटूंगी आपके पास। मुसलमान रंग देकर के आप सांप्रदायिकता फैलाना चाह रहे हो, आप घृणा फैलाना चाह रहे हो, उस घृणा के खिलाफ है। चलिए ठीक है। डॉक्टर मोहित शुक्ला जी, धार्मिक संस्थानों में पारदर्शिता, रिकॉर्ड चेक को आप किस तरह से देख रहे हैं? इसे कितना जरूरी मान रहे हैं, क्योंकि अब ये एक सामान्य सुरक्षा प्रक्रिया के तौर पर यहाँ पर अपनाई जा रही है दिल्ली ब्लास्ट के बाद? देखिए अपूर्वा जी, दिल्ली ब्लास्ट की जो घटना हुई है कोई सामान्य घटना नहीं है, बहुत निर्दोष लोग उसमें मरे हैं। तो देश की एकता अखंडता के साथ जो भी संस्था खिलवाड़ करेगी, देश के नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है, और सनातन धर्म और वेदों में राष्ट्र को सर्वोपरि ही माना गया। किंतु कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपने मजहब को या संप्रदाय मत को राष्ट्र से सर्वोपरि मानते, जो ऐसे जो कट्टरपंथी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा के साथ कहीं भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मदरसों में जांच हो, और जो अवैध मदरसे हैं, जैसे उत्तराखंड सरकार ने कार्रवाई करी, अवैध मदरसों पे बुलडोजर भी चला, जो अवैध मदरसे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी मदरसे हैं सरकार की निगरानी में हो, रजिस्टर्ड हो, और जैसे अन्य शिक्षण संस्थाएं सरकार की निगरानी में चलती हैं, और साथ में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। प्रत्येक मदरसा हो, अगर सरकार को लगे, चाहे गुरुकुल में लगाए, चाहे शिक्षण संस्थाओं में लगाए, किसी भी तरह से एटीएस हो या अन्य संस्थाएं हो, पूरी तरीके से राष्ट्र की सुरक्षा कैसे भी होती हो, जिस भी एंगल से होती हो, होनी चाहिए। और भारत के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा होना ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी का कर्तव्य है कि उसकी सुनिश्चित करें। और इसके अहमद जी ने जो बात कही, अहमद जावेद जी ने, उनको कोई आपत्ति नहीं है, वो उदारवादी मुस्लिम है, किंतु कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम उन्हें इससे आपत्ति हो रही है कि जो है मदरसों में जो है वो जांच ना हो। क्यों जांच क्यों ना हो? जहाँ बम ब्लास्ट हो रहा है, देश की सुरक्षा की बात है, मदरसा क्या है, घर में भी घुस के किसी की जांच करनी पड़े तो बिल्कुल करनी चाहिए। मैं कहता हूँ चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जैसे भारती जी ने कहा कि कुछ हिंदू भी पकड़े जा रहे हैं, तो जो हिंदू गद्दार है, देश के साथ गद्दारी करेगा, उसको भी दंडित किया जाना चाहिए, और जो मुसलमान देश के साथ गद्दारी करेगा उसको भी दंडित किया जाना चाहिए। कोई भी धर्म या जाति या लिंग या किसी भी आधार पर कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। राष्ट्र सर्वोपरि है, और भारत माता की जय और वंदे मातरम गीत को अनिवार्य किया जाना चाहिए। राष्ट्र की वंदना करना, राष्ट्र की सम्मान करना, पूजा करना, ये किसी भी संप्रदाय मत और जो है धर्म से बढ़कर है, और यही राष्ट्र धर्म। ठीक है मोहित शुक्ला जी, मैं लौटूंगी आपके पास। जावेद अहमद जी, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, सीधे तौर पर अगर नाम लेना चाहे तो शाहबुद्दीन रिजवी हैं,
जो इसका विरोध कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिर क्यों वो इसका विरोध कर रहे हैं, क्यों वो इस विषय को राजनीतिक तौर पर देख रहे हैं? और अगर पहचान और पता या जानकारी अगर एटीएस को दी जा रही है, खास तौर पर एक प्रक्रिया के तहत, एक प्रोसीजर के तहत की जा रही है, तो फिर इसमें परेशानी क्यों हो रही है कुछ लोगों को, और कुछ लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन जो हमारे मित्र पैनलिस्ट हैं, जो अपनी अपनी चीजों का व्याख्यान किया, खास तौर से आचार्य जी और उपाध्याय जी, जो आपकी तार्किक लाइन थी कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से आपत्ति क्यों? तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से आपत्ति किसी संस्था को नहीं है। जैसा कि आपने ही अपने शुरुआती वक्तव्य में जो आपकी पृष्ठ ओपनिंग थी उसमें आपने बताया कि मदरसों को निर्देशित किया गया है कि वो इस पैरामीटर पे वो आख्या दें, कौन से बच्चे कहाँ से हैं, उनके टीचर क्या हैं, तमाम चीजें मांगी गई। मैं आपको पृष्ठभूमि में ले जाऊंगा। पिछले 7 साल से मेरे समझ से तकरीबन ये चौथी जांच है उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में भी बहुत हुई है। इन जांचों में पहले ये कहा जाता था कि हम उसके गुणवत्ता को, उसके ढांचा में सुधार को और बेहतर एक हम जो है मदरसों का एक हम चाहते हैं जो राष्ट्र की एकता और तमाम उसमें पाठ पढ़ाया जाए, साइंस पढ़ाया जाए, कंप्यूटर पढ़ाया जाए। लेकिन ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम इन जांचों से निकलता या नहीं निकलता इस विषय पे तो अभी क्वेश्चन मार्क है। लेकिन 7 साल में क्या सरकार को ये नहीं लगा कि ये गरीब या किसी भी जात धर्म के हों, ये शिक्षा के राह में अगर हैं, उनके आधारभूत के लिए क्या कार्रवाई की गई? और अगर नहीं की गई तो अगर कोई भी अगर कार्रवाई सुरक्षा के दृष्टिकोण से हो रहा है, इस कोई भी पैनलिस्ट जो है उसका विरोध नहीं कर रहा है, वो किसी भी धार्मिक या किसी भी मजहबी और किसी भी क्षेत्र से हो, ये एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर होता है। रही बात कि सरकारों के दायित्व में अगर कोई घटना घटती हो, दिल्ली हो, लखनऊ हो, ये जिम्मेदारी सरकारों की आती है। लेकिन ये भी बेहद अफसोस की बात है कि चर्चा का जो है एंगल बदल दिया जाता है। जिस प्रदेश में, जिस राज्य में ये जांच हो रही है, ये 7वां साल है मुख्यमंत्री का और ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है। इसी प्रदेश में किसी को कुछ कहने या जुलूस निकालने पर प्रतिबंधित है और इसी प्रदेश में एक खास तबका को किसी तरह का कुछ भी करने की इजाजत है। तो हमें ये देखना होगा कि राजनीति करने वाले क्या वो राजनीति नहीं करेंगे? वो जावेद अहमद हो या आचार्य जी हो, इनका अगर राजनीति से ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो पार्टियां राजनीति करनी हो तो करेंगी। लेकिन मदरसा का नाम आना ये दुर्भाग्यपूर्ण तो है, लेकिन जांच का विषय जो है वो समझना होगा कि एक रूटीन प्रक्रिया है। मैंने जैसा बताया आपको कि 10 दिन पहले डीजीपी कार्यालय से एक जांच की प्रक्रिया का शुरू हो गया। हर मदरसों, हर धार्मिक स्थलों, तमाम जगहों से पुलिस रूटीन जांच कर रही है। आप उसको चेक कर सकती हैं। तो जो शहाबुद्दीन जी जैसे राजनीतिक या धर्मगुरु या जो लोग का उनका एंगल है, वो अपना व्यक्तिगत विचार अपना जरूर कह रहे होंगे, दे रहे होंगे, लेकिन मेरा इसमें मानना, मेरा मत है कि नागरिक की सुरक्षा और प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था और देश की जो गरिमा है वो सर्वोपरि है। और अगर सरकार कुछ कर रही तो उसकी जवाबदेही है। जैसा कि मैंने बताया कि घटना घटी लाल किला में, किसी यूनिवर्सिटी में कोई टीचर है, कोई एम्प्लॉय है, या किसी जेएनयू में भी इस तरह की घटना हमने 4 साल पहले देखा है। तो तमाम विश्वविद्यालयों में होता है तो विश्वविद्यालय बंद तो नहीं किए जाते हैं, उनकी जांच होती है, उनकी परीक्षण होती है, सरकार अपना काम करती तो है, फिर उसका बंद कहाँ हो रहे हैं लेती है। जावेद अहमद जी, मदरसे बंद कहाँ हो रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ, जैसे हमारे एक साथी ने कहा कि बुलडोजर चलाया जाएगा, तो वो प्रक्रिया बुलडोजर की होगी, जो भी कुछ सरकार अपनाएगी वो करेगी। मेरा ये मानना मत है कि आप किसी जेंडर, किसी मजहब और किसी को एंगल से उस तरह से न चर्चा में लाएं, चर्चा पे इस पे लाएं कि हमारी यानी ओवरऑल आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो डेटा चेक हो रहा है, ये जो पूरी छानबीन हो रही है, ये टारगेटिंग ना हो। ठीक है, रूटीन, यस रूटीन। ठीक है। मनोज उपाध्याय जी, चूंकि देखिए इस वक्त जांच जो है वो एयरपोर्ट पे भी हो रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे भी हो रहे हैं, मंदिरों में भी हो रहे हैं, मस्जिदों में भी हो रहे हैं, स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, तमाम जगहों पर हो रहे हैं। फिर जब बात यहां पर मदरसों की आती है तो फिर इसे टारगेटिंग क्यों कहा जा रहा है? या तो फिर बीजेपी की जो प्रक्रिया है उत्तर प्रदेश में, अगर हम खास तौर पर बात करें, तो वो इस तरह से प्रदर्शित हो रही है कि ये टारगेटिंग जांच प्रक्रिया है। देखिए, सबसे पहले तो हमारे जो सभा के मित्र ने कहा हमारे बारे में जानना होगा,
तो जरा सुनील साजन से पूछिएगा बैठ के कैसे हमसे डिबेट करते हैं, उसका पता चल जाएगा कि हम कौन हैं या भाजपा का नेता कार्यकर्ता कौन। बाकी आपकी सोच पढ़ के आया करिए, तब पता चलेगा। उत्तर प्रदेश का बच्चा बताएगा कि अयोध्या में कारसेवकों पे गोलियां नेताजी ने चलवाया था या बच्चे हैं, गलती हो जाती है। ऐसे नेताओं की जरूरत उत्तर प्रदेश को अब नहीं। देखिए मनोज जी मैं बीच में मैं एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, हम विषय पर रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। सभी मेहमानों से मैं ये अनुरोध कर रही हूँ, एक मिनट रुक जाइए। सुनिए ना पहले। नहीं देखिए मनोज जी आप अगर 4 बातें करेंगे तो फिर यश भारती जी भी इसका जवाब देंगे 6 बातों से, विषय भटक जाएगा सर, हम अपने विषय से भटक जाएंगे। मैं वो चीज नहीं चाह रही हूँ। उस समय इनको आपने चुप करवाया क्या? नहीं सर, देखिए प्लीज उस विषय पर हम रहते हैं ना, हम अपने विषय पर रहते हैं। आप इनको चुप करवाए क्या? अरे सर अभी इसी विषय पर हम रहते हैं ना, अभी हम मदरसों की जांच और इसकी चेकिंग को लेकर ही इसी विषय पर रहते हैं। उन्होंने सवाल आपसे पूछा, यश भारती जी ने आपसे सवाल भी पूछा सर, मैं चाहूंगी आप उसका भी जवाब दें। देने के लिए बैठता हूँ, ठीक है, लेकिन प्लीज सर विषय पर रहिए। हाँ ठीक है जवाब दीजिए। मनोज उपाध्याय बीजेपी का प्रवक्ता है या कोई अनजान नेता है? ये बात बोलते तो आपकी जुबान पे दही लग गया था क्या? ये दिमाग था क्या? दिमाग था ये? तो अगर हमारे योग्यता पूछे तो कहेंगे, जाके सुनील से पूछे, पूछे। अगली बार इनको भाजपा प्रवक्ता बना दीजिए कि इनको नेता लिखने पर आपत्ति है। नहीं पार्टी प्रवक्ता बनाए ना सर, बनाए, ये चीजें मत करिए, पर्सनल टीका टिप्पणी मत करिए, पर्सनल नहीं है ये श्रद्धेय हम बहुत गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर हैं, बहुत गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए हैं। अब किसका डेजिग्नेशन क्या लिखा जा रहा है, प्लीज हम इस विषय पर चर्चा ना करें, इस विषय पर हम उलझ के ना रह जाएं। मदरसे में ही पढ़ाई कर लेते। अरे यश भारती जी प्लीज सर ये चीजें मत करिए, बहुत गंभीर विषय है सर, कम से कम विषय की गंभीरता को समझिए। मैं दोनों मेहमानों से कहूँगी, मनोज जी यश भारती आप दोनों से ये चीज, वो भी नहीं पढ़ के आए होंगे बेचारे। सर देखिए ऐसे मत करिए, मैं आप दोनों मेहमानों से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, विषय बहुत गंभीर है, हम इसी विषय पर रहे। किसका डेजिग्नेशन क्या लिखा जा रहा है, कौन प्रवक्ता है कौन नेता है, इसमें ना उलझे। ठीक है मनोज उपाध्याय जी आप अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर मैं यश भारती जी का रुख करती हूँ। जवाब नहीं होगा ना, ये आतंकवादियों को तो यही दिखाई देता है। सुनिए ध्यान से, अगली बात तो मैं आता हूँ, जानना होगा तो पूछना, अकेले बैठे ना जहां हिम्मत होगी। हमारे अभी मित्र ने कहा कि जो है किस तरह से जुलूस पे रोक लगा। हम पूछना चाहते हैं, हमारे जो स्कॉलर है मुस्लिम, जुलूस पे रोक कहां लगा? जाए आपको दिखाएंगे, आपके दर्शक क्लियर हो जाएंगे, साक्ष्य दे देंगे। जुलूस पे कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार ने रोक या भारतीय जनता पार्टी की किसी सरकार ने रोक नहीं लगाया। ऐसे जुलूसों पे लोग लगा जहां दंगा या ऐसे कोई घटना का अंजाम होता जो देश या प्रदेश के हित में नहीं है, वहां रोक लगा होगा। ये दिखा दें कि किसी जुलूस में, चाहे इनका अपना जुलूस था, कोई जुलूस हो, कहीं रोक नहीं लगा। दूसरी चीज बता दूंगा, देखिए जब मदरसे की जांच की, शिक्षा की बात हमारे सपा के मित्र ने कहा, मदरसा बंद, कौन सा मदरसा? क्या मान्यता प्राप्त होने के बाद स्कूलों की जांच नहीं होती क्या? क्या मदरसा मान्यता प्राप्त होने के बाद वहां पुलिस प्रशासन नहीं जा सकता क्या? या वो अपनी जांच के दायरे को क्लियर नहीं कर सकता क्या? इनके सामने से अभी ये समझ नहीं पा रहे हैं, अभी 10 जगह से चुनाव हार के आ रहे हैं, अभी दिमाग इनका सही नहीं होता है क्या? इनको हमेशा मुसलमान वोट की बैंक की राजनीति क्यों लगता है? ये इनका कष्ट है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक कष्ट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को अगर सरकार ये जांच कराती या हमारा कोई प्रशासनिक तंत्र कराता तो वो पूरे प्रदेश में हम ये लागू करते। एक प्रदेश या 8-10 जिलों में, जैसा कि आपने भी रिपोर्ट में दिखाया, ऐसा हम नहीं करते। इस नाते ये जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं हमारे एटीएस को कुछ मिला होगा तो अपनी जांच प्रक्रिया करे। इसमें पेट में दर्द समाजवादी पार्टी को क्यों हो रही है? क्योंकि उनके आतंकवादी जो छिपते हैं वो पकड़े जाएंगे क्या? इस बात की दर्द होती है क्या? फिर ये न्यायालय जाएंगे क्या? तो अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। और उसके बाद मैंने बुलडोजर की बात कहा है, जिस आतंकवादी जब ऐसा कही, हमने ये कहा, पूरी बात सुनिएगा, हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आप सुनिएगा। मैंने कहा जब ऐसे मदरसों में कोई इस तरह के लोग पकड़े जाएंगे तो ऐसे मदरसों पे बुलडोजर चलाना अनिवार्य होना चाहिए। मदरसा हो चाहे स्कूल हो, अगर मेरे घर में ही पकड़े जाते हैं तो वहां भी चला दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इसमें आपको आपत्ति हो रही है तो यह तो आपका भाई, आप जाने, आपका मामला जाने। दूसरी चीज मैं बता दूं, ये अभी हमारे सपा के मित्र बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे, हमारा वो नेता पकड़ा गया, हमने जांच तो करवाया, हमने पकड़ा ना, हमारी सरकार थी, इनकी सरकार थी तो एसपी जो है आजम खान के भैंसिया ढूंढता था।
आज तक नहीं एक मुकदमा करने की हिम्मत अखिलेश यादव की हुई थी कि आजम खान के खिलाफ हो जाए, और वहीं के लोगों ने कितना जो है प्रताड़ना था, मुसलमान लोगों ने प्रताड़ित हुए, तब इनकी दिमाग में काम नहीं आया। आज हमारी सरकार, इससे स्पष्ट होता है कि हम पारदर्शी, चाहे हमारे लोग हों, चाहे मनोज उपाध्याय हो, चाहे वो कोई भी हो, मंत्री हमारा क्यों ना हो, अगर वो गलत करता हुआ पकड़ा जाएगा तो उस पर कार्रवाई होने के लिए ये उत्तर प्रदेश की सरकार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व हमारे डबल इंजन की सरकार कहती है कि हम भी तो गलत का साथ नहीं देंगे, हमारे लोग अपने आप में सुधरे। इसका मतलब थोड़ी ना अपने परिवार को छूट दे देंगे और दूसरे परिवार को पकड़ लेंगे। ये चश्मा ये पहन के आए हैं कि जिस प्रकार से कन्या विद्यालय बांटते थे, कहते थे एक समुदाय को 30,000 लड़कियों को मिलेगा, एक को 20 मिलेगा, ये चश्मा ये पहनते हैं, ये चश्मा ये पहनते हैं। हम तो एक चश्मा पहने जो राष्ट्र के लिए है, राष्ट्र के लिए हम कहते हैं ऐसे लोगों के ऊपर बुलडोजर नहीं, उनको तुरंत जो भी सजा हो देश के बीच में छोड़ दिया जाए। देश के लोग अब यही है, कहेंगे संविधान हाथ में ले लिया, लेकिन जब हमारे निर्दोष लोगों की खून बहाई जाएगी तो जाहिर सी बात है देश के लोगों का भी खून खौलेगा, और ऐसे जो दरिंदे बीच में छिपे हुए हैं हमारे आपके बीच में, चाहे वो हम हो, चाहे हमारे जावेद साहब हो, चाहे जो हो, ऐसे लोगों को कार्रवाई करके तुरंत जो है। चलिए ठीक है मनोज जी, मैं लौटूंगी आपके पास। ठीक है मोहित शुक्ला जी, क्योंकि अब इसे कुछ लोग धर्म से जोड़कर भी देख रहे हैं, कुछ लोग इसे राजनीति से भी जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें एटीएस की, तो एटीएस के लिए तो सभी धर्म एक है, सभी जातियां एक है, वो धर्म और जाति देखकर तो कभी काम नहीं करती है। अगर मदरसों पर इस तरह की कार्रवाई हो रही है तो कुछ लोग बिलबिला जरूर रहे हैं, लेकिन क्या अगर यही कार्रवाई अन्य शैक्षिक संस्थानों पर होती है, अन्य धार्मिक संस्थानों पर अगर इस तरह की कार्रवाई होती है, तो क्या फिर इसी तरह का रिएक्शन हमें सामने देखने को मिलेगा? देखिए अपूर्वा जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं तो कहता हूं जहां पर भी एटीएस को जांच करनी हो, चाहे वो गुरुकुल हो, चाहे मदरसा हो, चाहे वो साधारण विद्यालय हो, हर जगह जांच होनी चाहिए। जहां सरकार को उचित लगे, जांच करने में कोई बुराई नहीं है और जांच करवाने में कोई बुराई नहीं, और हर संस्था की जांच हो जहां पर देश की सुरक्षा का प्रश्न है, क्योंकि प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा और राष्ट्र की सुरक्षा, भारत की सीमाओं की सुरक्षा, भारत की आंतरिक सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए और सबको अपनी अपनी जांच करवानी चाहिए। हम जब किसी मंदिर में जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, अमरनाथ जी जाते हैं, तो क्या वहां अपनी जांच नहीं कराते हैं? पूरी जांच होती है। जब हम मुख्यमंत्री जी से मिलते, प्रधानमंत्री जी से मिलते, तो जांच होती है। तो इसी प्रकार राष्ट्र की अगर सुरक्षा के लिए हमें जांच करानी पड़ रही है तो क्या आपत्ति है? वीआईपी से मिलने जा रहे हैं, जांच करा रहे हैं, जेब हर चीज खंगाल दी जाती, कोई आपत्ति नहीं। और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अगर हमें भारत माता के लिए प्राण भी न्यौछावर करना पड़े तो कर देना चाहिए। ये तो सिर्फ जांच की बात है। मैं तो कहता हूँ चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, और हर जगह कैमरे लगाइए, बिल्कुल जांच हो, और प्रत्येक व्यक्ति को जो दोषी हो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनको आजीवन कारावास हो, फांसी हो, और भयंकर चाहिए। और प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक संस्था की जांच होनी चाहिए, चाहे मदरसा हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, कुछ भी हो, और हर जगह कैमरे लगा दिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कहाँ क्या शिक्षा दी जा रही है, कहाँ पत्थर चलाने की शिक्षा दी जा रही है, कहाँ राष्ट्र की रक्षा की शिक्षा दी जा रही है, कहाँ वंदे मातरम गाना सिखाया जा रहा है, कहाँ वंदे मातरम न गाने को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये सब चीजों की जांच होनी चाहिए और कैमरे लगेंगे, सारी चीजें सामने आ जाएंगी। और वंदे मातरम का शब्द का अर्थ ही है राष्ट्र की वंदना करना, सम्मान करना। जो लोग इसका विरोध करें उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्र की, भारत माता, भारत में रहना है तो भारत माता की जय बोलना पड़ेगा हर व्यक्ति को। चलिए ठीक है जावेद अहमद जी, अब यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये चीज एक माइंडसेट बन गया है कि अगर मदरसे की जांच की जा रही है, अगर वहां पढ़ाने वाले मौलवी, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के अगर डेटा रिकॉर्ड्स मांगे जा रहे हैं। एक मिनट यश भारती जी, मैं लौटूंगी जावेद जी से। अभी मेरा समय नहीं आया ना जी नहीं सर, अभी जावेद जी की बारी है, छूट गया अभी जावेद जी की बारी है। बार आपने दिया, उस टर्म में मैं छूट गया, इसीलिए मैं आपको हस्तक्षेप कर। अच्छा ठीक है जावेद जी से एक छोटा सा सवाल, उसके बाद में सीधे आपका रुख करती हूँ। यश भारती जी जी आपका सवाल अहम है और तमाम जवाब भी आ गए। ये जो विषय है जिसे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। नहीं सवाल सुन लीजिए सर, मेरा सवाल सुन लीजिए। जब यहाँ पर राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर बात हो रहा है, जब जांच को लेकर यहाँ पर बात हो रही है, और फिर जब रिकॉर्ड्स मांगे जा रहे हैं, तो फिर इसे इस तरह से क्यों देखा जा रहा है? ये क्यों कहा जा रहा है कि सिर्फ मदरसों को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है? जांच करने से कोई संस्था या फिर कोई मदरसा अपराधी नहीं बन जा रहा है। डेटा मांगे जा रहे हैं, कुछ छीना नहीं जा रहा है, ना ही मदरसे बंद किए जा रहे हैं। मेरे ख्याल से जो आपकी बात है, कहीं भी सोशल मीडिया में अगर कहीं क्रिया प्रतिक्रिया हुई है, जैसे यहाँ पर भी 3 दल से लोग हैं, 3-4 लोग बोल रहे हैं, सबकी अपनी अपनी व्याख्यान है। मुद्दा ये है कि अगर जांच किसी परिधि में हो रही है तो ये इतराज किसी को है या ना होगा,
बात आपको ये जानना है कि अगर देश की रक्षा सुरक्षा की घटना घटती तो सरकार जिम्मेदार है और जांच करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। आवाम तो ये चाहती है कि मैं सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य सारी चीजें हमारी बेहतर हो। मैंने पहले भी आपको एक प्रश्न के उत्तर में मैंने जानना चाहा था आपके पैनलिस्ट से कि ये 7वीं बार जांच हो रही है मदरसों की, हर लेवल से। ईडी की जांच हुई, अल्पसंख्यक की जांच हुई, मतलब तमाम जो कोण के जांच होते हैं। कई ऐसे मदरसे हैं हजारों की तादाद में जिनकी मान्यता रद्द हुई। पिछले 7 साल में इनका रिन्यूअल नहीं होता है। तो जो सरकार की जो कमिटमेंट है, सबका साथ सबका विश्वास और विकास, उसमें सरकार कहीं न कहीं उस पे बात नहीं करना चाह रही है जो विषय है। अब रही बात लाल किला में अगर कोई घटना घटती है, अगर सरकार को कहीं से उसको, या इंटेलिजेंस हमारे सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, हम उसे बिलीव करते हैं, वी आर रिजाइडिंग एंड ट्रस्ट ऑन आवर सिस्टम, कि वो अगर कर रही है तो उसे करने दिया जाए। अब उसमें तमाम बातें जो कही जा रही है वो किसी और से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन ये मुद्दा बिल्कुल स्पष्ट है कि राष्ट्र की सुरक्षा में अगर कहीं चूक होती है तो सरकार जिम्मेदार है। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अगर कोई जांच करती है तो उसमें जनता का सहयोग अनिवार्य है। अगर इसमें कोई गतिरोध और कोई पैदा कर रहा है तो उसका जवाब सवाल भी सरकार करती है, यानी उसका सिस्टम करता है। जैसे समाजवादी के जो पैनलिस्ट हैं उनकी बात में तर्कसंगत है। इसी तरह अगर उपाध्याय जी कुछ बात कह रहे हैं तो उनको ये जवाब देना चाहिए कि घटना अगर घट रही है स्टेट में चाहे केंद्र में, तो सरकार भी जिम्मेदार है। तो आपको बताना भी होगा कि जिस इलाके में भीड़ भाड़ में कोई बगैर हेलमेट का नहीं जा सकता और वो कहां से लोग आते हैं, सरकार की चूक होती है, सिस्टम की चूक होती है, और उसको सुदृढ़ करने के लिए हम रेगुलर इंटरवल पे ये काम करते हैं। तो सरकार ठीक है जावेद जी, अब मैं लौटूंगी सर आपके पास। अब देखिए, आपने यहाँ पर अगर ये कहा है कि जो ये ब्लास्ट हुआ है ये सरकार की चूक है या सुरक्षा एजेंसियों की जांच प्रणाली में किसी तरह की चूक है, तो सर आपको ये भी पता होगा कि उसके पहले पिछले एक महीने से हमारी जांच एजेंसियां लगातार, उन्हें इस तरह के इनपुट्स मिल रहे थे और वो काम कर रही थी। 3000 किलो उन्होंने एक्सप्लोसिव पकड़ा है सर, 3000 किलो सर, कोई मामूली एक्सप्लोसिव नहीं होता है। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है लाल किले के पास, उसमें जो एक्सप्लोसिव पाया गया है उसकी जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है, वो 2 किलो के करीब है। अब आप सोच लीजिए, हमारी एटीएस ने 3000 किलो एक्सप्लोसिव पकड़ा है। इतनी गिरफ्तारियां की गई हैं सर, ये चूक नहीं होती है। तो ये गंभीर मामला है। हमारी सुरक्षा एजेंसियों को सर इसी नजरिए से हर बार देखा जाता है कि उन्हें 100 में 100 बार उनको सफल होना होता है सर। ये चैलेंज होता है उनके लिए, इतना आसान नहीं होता है सर, इतना आसान नहीं होता है। उन्हें 100 में से 100 बार सफल होना होता है, लेकिन आतंकवादियों के लिए सर सिर्फ एक मौका काफी होता है, और वो एक मौका यहां पर उन्हें मिल गया। ये कोई प्री प्लान तरीके से कोई अटैक नहीं था, ये हड़बड़ाहट में किया गया अटैक था, ये डर में किया गया अटैक था, क्योंकि जब उनको अपना प्लान फेल होता हुआ नजर आया, जब उनको लगा कि इतने साथी पकड़े जा चुके हैं, कहीं हम भी ना पकड़ में आ जाएं, हमारे इतने एक्सप्लोसिव तो पकड़े जा चुके हैं, ये जो थोड़ा बहुत हमारे पास बचा है चलो इसी से खेल कर देते हैं, ये हुआ है सर। जी बिल्कुल। तो इसके लिए सरकार पर उंगली उठाना, और जो एक्सप्लोसिव है सर वो भी आपको भी पता होगा कि वो फर्टिलाइजर है, उससे अमोनियम नाइट्रेट बनाया जा रहा था, उससे एक्सप्लोसिव बनाया जा रहा था, वो आसानी से कहीं भी किसी भी राज्य में मिल जाता है सर। तो इस बार ये भी कहना मुझे लग रहा है शायद उन विरोधियों के लिए बहुत मुश्किल होगा कि बाहर से कैसे आ गया, ये फर्टिलाइजर है। ठीक है यश भारती जी, जांच अगर हो रही है किसी भी शैक्षिक संस्थान की तो उसे दोषी तो नहीं करार दिया जा सकता है, उसे अपराधी थोड़े बना दिया जा रहा है, ये तो सिर्फ एक जांच की प्रक्रिया है। अपूर्वा जी, पहले तो मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरे नाम को ठीक कर दीजिए। मैं भारतीय हूँ, मेरा भारतीय में से या हटा दिया। चलिए ठीक है, तो वो या जोड़ दीजिए ताकि मैं पीसीआर इसे करेक्ट करें। ठीक है, वो त्रुटि है उसको सुधार दीजिए। ठीक है सर, बोल दिया मैंने। दूसरी बात, देखिए मैंने किसी पे निजी हमला नहीं किया था, मैंने पार्टी पे बात की जो सरकार में सत्ता में जो कहती है कि हम बहुत बड़ी शक्ति है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। तो मैंने उस पर सवाल किया कि उसके पास प्रवक्ता नहीं है, उसको मनोज उपाध्याय जी निजी ले लें तो उनको बुरा लगा होगा। अभी उनकी ठीक है सर, जाने मामला है कि यश भारती जी, बना रही नहीं, अब इन चीजों में उलझना मुझे लगता है वक्त की बर्बादी है।
नहीं, उन्होंने हमारे नेता आदरणीय सुनील साजन जी का नाम लिया, श्रद्धेय नेताजी का नाम लिया, लेकिन जो मैंने एटीएस पे बात की उस पे जवाब नहीं दिया कि अपना दल के लोग जो के सहयोगी हैं उस पे उनका पता नहीं क्यों दही जम गया, रायता जम गया, क्या हुआ वो वही जवाब दे पाएंगे कि क्यों उस बात पे जवाब नहीं दे रहे कि एटीएस का मुखिया जिसको योगी सरकार ने बनाया है, मोदी सरकार की उस पर अनुशंसा है, सहमति है, उसके मुखिया पे अगर आपत्ति लगाई जा रही है जिसपे हम पूरी ये चर्चा कर रहे हैं, तो फिर कौन सवाल उठा रहा है? तो इसका क्या ये मतलब तो अनियमितताएं नहीं हो होता है रही ना हैं? यश भारती जी कि अगर एटीएस अभी जो कार्रवाई कर अरे, रही है हम उस अपूर्वा पर जी, भरोसा ना करें या हम उस पर भी अपूर्वा उंगली जी। उठा लें? अपूर्वा जी, मेरा निवेदन है, मेरी बात सुनिए। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सरकार का पक्ष देते हैं, पुलिस को बहुत अच्छा बताते हैं, व्यवस्था को बहुत अच्छा बताते हैं, हम भी सहमत हो जाते हैं। सुरक्षा तो आपकी भी उतनी जरूरी है जितनी मेरी और जितनी बीजेपी के लोगों की। हम सबका सुरक्षित रहना बहुत अनिवार्य है, देश सुरक्षित रहना बहुत अनिवार्य है, उस पर कहीं कोई सवाल नहीं है। लेकिन ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की अगर गाड़ी चेक कर ले, वही पुलिस कागज मांग ले, तो आप नाराजगी में झंडा उतार दोगे भारतीय जनता पार्टी का? उस पुलिस के अफसर पर नाराजगी दिखाएंगे? ये कैसा सिस्टम हो गया? यहाँ बैठ के टीवी चैनलों पे आके पुलिस की बेटर पुलिसिंग की बात करेंगे, सरकार की दुहाई देंगे, बहुत अच्छा काम कर रही है पुलिस, फिर इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता का अगर कागज मांग लेती है पुलिस तो क्यों ठीक है नाराजगी यश भारती दिखाते जी, हैं? चूंकि देखिए क्यों झंडा नहीं लगाते? वक्त की भी कमी है काम और करने से। ठीक है, अपूर्वा देखिए यश भारती जी, मुझे वक्त आपने की समय कमी है कम और दिया, हम मेरी चर्चा बात के अंतिम पड़ाव पर है, तो मैं आपसे ही शुरुआत कर रही हूँ पुलिस को काम क्लोजिंग करने कमेंट को से लेकर। कौन रोक रहा है? रुक जाइए यश भारती पुलिस जी, को यश भारती काम जी, करने से कौन रोक रहा है? क्लोजिंग कमेंट के साथ सर मैं शुरुआत आपसे ही कर रही हूं, चूंकि अभी आपका ही नंबर है बोलने का। तो सर क्लोजिंग कमेंट इस पूरे विषय को लेकर मैं आपका जानना चाहूंगी। अगर सुरक्षा एजेंसियां मदरसों की यहां पर जांच कर रही हैं या अन्य शैक्षणिक संस्थानों की कर रही है, तो फिर जांच में सहयोग करना कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है और जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे? देखिए, संवैधानिक अधिकार है, अगर किसी चीज से मैं सहमत नहीं हूं तो उसका मुझे विरोध दर्ज कराना मेरा अधिकार है। मुझे व्यवस्था ठीक नहीं लग रही तो मेरा विरोध दर्ज कराना मेरा अधिकार है। अगर पुलिस मेरे यहाँ घर में जबरन आ रही है बिना किसी कारण से और गुमराह करने का काम कर रही है तो विरोध करना मेरा अधिकार है, तो विरोध मैं करूंगा। ये सहमत करना और ये पारदर्शिता लाना सरकार की जिम्मेदारी है। चलिए, ठीक अगर है। पारदर्शिता नहीं है, माहौल खराब हो रहा है, तो ये सरकार नाकामयाब है इस चीज के लिए। चलिए ठीक है यश भारती जी। जावेद अहमद जी, क्लोजिंग कमेंट सर इस पूरे विषय को लेकर आपका क्या है? क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट ने यह साबित किया है कि सुरक्षा में कुछ ढिलाई की कोई जगह नहीं है, किसी भी तरह की ढिलाई की जरूरत नहीं है और इसीलिए तमाम शैक्षणिक संस्थानों की इस तरह से चेकिंग की जा रही है, मदरसों की जा रही है, क्योंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम इसीलिए सामने आया है क्योंकि वो एक आतंकवादियों के एपिसेंटर के तौर पर उभरा है। देखिए, बेहद गंभीर मुद्दा है और इस पे जांच एटीएस से हमारी पुलिस प्रशासन या तमाम हमारी इंटेलिजेंस अगर काम कर रही हैं तो उनको फ्री और फेयर करने देना चाहिए। राजनीतिक तौर पे जो पार्टी सरकार में है उसको इस पे बहुत ही सतर्क और बेहतर तरीके से इसका अपने आप को पेश करना चाहिए, न कि टारगेटिंग करना चाहिए। काम को हेल्दी क्रिटिसिज्म होना चाहिए, लेकिन ऐसा न लगे कि कहीं हम इंगित कर रहे हैं जो खास तबका या खास मजहब के लोग उसको टारगेटिंग कार्रवाई ना लगे। अपेक्षित हो रहा है। ठीक है, टारगेटिंग कार्रवाई ना पुलिस लगे, की है, सहयोग होना चाहिए, सहयोग होना मनोज चाहिए। उपाध्याय जी, टारगेटिंग कार्रवाई ना लगे, अगर कार्रवाई हो रही है तो फिर एक नजरिए से हो, एक लेवल पर हो, समान तौर पर हो। देखिए, जब कोई अपराधी कहीं पकड़ा जाता है, कहीं कोई सबूत मिलते हैं तो टारगेटिंग अपराध नहीं होता है, एक समान नहीं हो सकता। अगर मान लिया जावेद जी के घर में कुछ मिलेगा तो जावेद जी का जांच होगा, एस भारती का थोड़ी ना होगा। तो इस नाते ये चश्मा जो पहन के बैठे हैं तो कम से कम इस चश्मा को उतारने का काम है। जैसे कि हमें अभी एस भारती जी ने कहा कि हम विरोध करेंगे, अरे भाई आप विरोध नहीं चाहे जो कर डालो, लेकिन जो आरोपी है उसके खिलाफ जो है सरकार काम करेगी, क्योंकि हमें आपसे खाली एक चंद लोगों से नहीं मतलब है, हमें उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ आवाम से मतलब है जो हमारे परिवार की है। अब टारगेटिंग है कि नहीं है ये तय करने वाले ना जावेद जी है ना हम। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता झंडा चलिए ठीक है सर, देखिए क्लोजिंग कमेंट ले रही हूँ, अभी नहीं सर, अभी बीच में नाराजगी किससे? चलिए ठीक है, अब रुक जाइए सर, अब रुक जाइए। मोहित शुक्ला जी, करने से कौन रोकता सर, रुक जाइए, अभी रुक जाइए प्लीज, यश भारती जी, मनोज उपाध्याय जी, सर मैं बहुत रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, वक्त की बर्बादी नहीं सर, वक्त की बर्बादी नहीं। मोहित शुक्ला जी की बारी है, अभी मोहित शुक्ला जी की बारी है। ठीक है मोहित शुक्ला जी, क्लोजिंग कमेंट दीजिए सर इस विषय को लेकर। अगर कि मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि मदरसों में वंदे मातरम की बनवाई किया जाए, मदरसों की जांच की जाए, प्रत्येक मदरसे में वंदे मातरम और राष्ट्रभक्ति का एक विषय अवश्य पढ़ाया जाए। जो वहाँ के बच्चे हैं उनको भारत माता की भक्ति, जब मैं छोटा राष्ट्र गौरव विषय होता था विद्यालय,
तो मदरसों में राष्ट्रभक्ति का एक विषय हो और वंदे मातरम गीत, तो मदरसों को सरकारी ऐड मिलती है तो वंदे मातरम गीत नहीं गाते। आचार्य जी, मनोज जी से सुन वंदे लीजिएगा, मातरम गीत कार्यक्रम अनिवार्य खत्म होने के बाद भारत वंदे माता की मातरम जय के आ नारे जाए से तो फिर लगाना आगे की चाहिए। सुनवाएं ये मैं चलिए, ठीक है। मुख्यमंत्री योगी जी से ठीक है, अनुरोध करना चलिए। आपके चैनल के माध्यम से। चलिए सर, देखिए वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, करवाइएगा। चलिए वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना होगा। डॉक्टर मोहित शुक्ला जी बहुत शुक्रिया आपका, यश भारती जी, जावेद अहमद जी और मनोज उपाध्याय जी। चूंकि यहां पर दिल्ली ब्लास्ट के बाद एक चीज क्लियर हो गई है कि सुरक्षा में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और इसी के मद्देनजर एटीएस को अगर कोई इनपुट मिला है, वो अगर यहां पर शैक्षणिक संस्थानों की जांच कर रही है और अगर वो मदरसों की जांच कर रही है, यूपी के कुछ 8 जिलों की यहां पर जांच की जा रही है, कुछ चुनिंदा ये जिले हैं जिनके मदरसों की जांच की जा रही है। जांच करना या वहां के रिकॉर्ड्स को चेक करना, उनसे दस्तावेज मांगना, इसका यह मतलब नहीं होता है कि वो मदरसे दोषी करार दिए गए हैं या फिर वहां पढ़ाने वाले जो मौलवी हैं या जो बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं वो किसी तरह के अपराधी हैं या फिर वो किसी तरह के दोषी हैं। ये एक प्रक्रिया है, जांच की प्रक्रिया है, चूंकि ये राष्ट्र का सवाल है, देश की सुरक्षा का सवाल है। तो ऐसे में चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, उनको एक होके इस प्रक्रिया में साथ देने की जरूरत है, ना कि यहां पर भी अपनी राजनीति दिखाएं, अपनी राजनीतिक रोटियां यहां पर सेकने का काम करें, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का यह वक्त नहीं है। क्योंकि यहां पर वक्त अगर हम देखें तो देश की राष्ट्र की सुरक्षा का है, तो सबको एकजुट होकर यहां पर काम करने की जरूरत है और खास तौर पर हमारी सुरक्षा एजेंसियों पर भरोसा और उनका साथ देने की जरूरत है। तो फिलहाल आज की इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।